पूरा फ़र्क आने में 2 से 3 महीने लग जाएँ। और वो फ़ोन करता है, 4 फ़ोन करता है, बोला आपका स्टाफ फ़ोन नंबर ही नहीं दे रहा है, कोई बात है, अर्जेंट बात करनी है मुझे। और जो किडनी वाला लोगों के मन में विचार होता है, किडनी जो है हमारी दवाइयों से ख़राब नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी एक गलती को रियलाइज़ किया, वो ये कि जो मैंने पुराने वीडियोस बनाए हैं उनमें मैंने सिर्फ लक्षणों की बात की है, कारणों की या इलाज की बात नहीं की। और लोगों के मन में काफ़ी सारे विचार होते हैं इलाज को लेकर कि कितना लंबा चलेगा, कौन सी दवाइयाँ हैं, क्यों दी जाती हैं, ये दवाई तो नशे वाली है, इससे एडिक्शन हो जाएगा, हमारी किडनी ख़राब हो जाएगी, कहीं हमारी बॉडी तो नहीं ख़राब हो जाएगी, बीमारी से अच्छा तो है कि इलाज कराने से अच्छा है कि हम बीमारी को ही सहन करें। तो इन सब सवालों के जवाब आपको अगले 5-6 मिनट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो ट्रीटमेंट है वो 2 तरह का होता है। एक होता है फार्माकोथेरेपी, मतलब दवाई देके, दूसरा होता है काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जो साइकोथेरेपी वुड बी ए बेटर वर्ड रादर देन काउंसलिंग। उसकी हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम डेडिकेटली बात करते हैं खुल के दवाइयों के बारे में। कुछ नहीं छुपाऊंगा, फिर भी आपके मन में कुछ बात रह जाएगी तो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है दवाइयों की अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप कॉजेज़ का वीडियो देखेंगे तो उसमें एक कारण जो देखा गया है ओसीडी में वो ये है कि सेरोटोनिन जो एक न्यूरोकेमिकल है उसका लेवल कम हो जाता है। तो हम एक दवा देते हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मानी जाती है, एसएसआरआई का फुल नाम क्या है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 2 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है तब भी ठीक है, नहीं तो नहीं भी है तो आप मान लीजिए कि 2 न्यूरॉन्स हैं। तो इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में सेरोटोनिन जो है वो पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए सेरोटोनिन जो है वो 100 रुपये का चाहिए बट 50 रुपये का ही पड़ा हुआ है। तो दवाई क्या करती है, वो एक्चुअली उसको 100 रुपये का नहीं बनाती है। तो हम उसको जड़ से ख़त्म नहीं करते हैं बट वो टाइम पीरियड कवर कर देते हैं जिसमें इंसान ओसीडी से परेशान रहता। तो होता क्या है कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो सेरोटोनिन जो है यहाँ से वापस यहाँ पे चली जाएगी। ये वाली जो स्पेस है, अगर मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ, तो यहाँ से वापस थोड़े समय के बाद यहाँ चली जाएगी। तो नाम क्या है? सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो सेरोटोनिन को वापस नहीं जाने देगी, उसको ब्लॉक कर देगी। तो सेरोटोनिन 50 रुपये के होने के बावजूद भी 100 रुपये का काम करेगी। जैसे आप कोई किसी वेबसाइट पे जाते हैं या ऐप में जाते हैं तो आपको कोई कूपन मिल जाता है, वो 50 रुपये में ही आपको 100 रुपये का सामान मिल जाता है। उसी तरह ये कूपन की तरह काम करेगी एसएसआरआई कि 50 रुपये की सेरोटोनिन को ही 100 रुपये का बना देगी या 100% बना देगी और जो प्रॉब्लम है वो सेटल हो जाएगी। जो कॉमनली यूज्ड दवाइयाँ हैं उसमें नंबर 1 पे आती है फ्लॉक्सेटिन, जो मेरी फेवरेट है। बाकी किसी और साइकियाट्रिस्ट की दूसरी फेवरेट भी हो सकती है। फ्लॉक्सामिन काफ़ी फेवरेट होती है साइकियाट्रिस्ट की। इसके अलावा पेरोक्सिटिन होती है, सर्टलिन होती है, एसिटालोप्राम होती है। तो कोई भी एसएसआरआई बहुत अच्छा काम करती है बट सबसे पहले जो अप्रूव हुई थी वो बेसिकली फ्लॉक्सेटिन थी एसएसआरआईज की कैटेगरी में। तो एसएसआरआईज में से कोई भी एसएसआरआई दी जा सकती है बट सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब भी हम कोई एसएसआरआई देते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे सेक्स की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है बट टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है। सबकी सेक्स की इच्छा तो कम नहीं होगी बट कुछ लोगों की हो सकती है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके भी उपाय हैं। बट ये दीज आर वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। तो लेकिन टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है तो कई लोग उससे खुश भी जाते हैं, कई लोग परेशान भी जाते हैं, तो दवाई चेंज करनी पड़ सकती है। उसके बाद आता है पेट के साइड इफ़ेक्ट्स। पेट में उल्टी का मन कर सकता है, कब्जी हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, किसी का वजन बढ़ सकता है, किसी का वजन घट सकता है। तो फ्लॉक्सेटिन देंगे तो वजन कम हो जाता है यूजली तो, और नींद उड़ जाती है तो उसको सुबह देना पड़ता है। और अगर पेरोक्सिटिन देते हैं तो रात को देते हैं तो उससे नींद ज़्यादा अच्छी आती है। बट उल्टा भी हो जाता है, तो ये डॉक्टर के लिए भी गैस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 90% लोगों में ऐसा होता है और 10% लोगों में ऐसा होता है। तो अगर किसी को नींद ज़्यादा आ रही है तो ये वाली देनी है, किसी का वेट कम है तो वो वाली देनी है। तो वो आपका साइकियाट्रिस्ट ही बेटर डिसाइड कर पाएगा। आप डिसाइड ना ही करें गूगल देख के तो वो बेटर रहेगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो साइड इफेक्ट है वो तो स्टार्ट हो जाएंगे पहले दूसरे तीसरे हफ्ते 15 दिन में ही, बट जो इंप्रूवमेंट आएगी उसमें 45, जैसे कल ही मैंने लाइव किया था तो उसमें एक बंदे ने सवाल पूछा था कि 45 डेज़ हो चुके हैं मुझे इलाज कराते हुए, कुछ खास फ़र्क नहीं आया। तो हो सकता है कि 1.5 महीने के बाद भी कुछ खास फ़र्क ना आए, पूरा फ़र्क आने में 2 से 3 महीने लग जाएँ। तो आपको ना ट्रस्ट करना ही पड़ेगा अपने साइकियाट्रिस्ट के पास अगर आप दवाई ले रहे हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि किसी भी दवाई को हम 4 हफ्ते में या 2 हफ्ते में अगर बदलने लगेंगे तब तो सारी दवाइयाँ ही ख़त्म हो जाएंगी और इलाज ही नहीं हो पाएगा। तो इतनी तसल्ली तो रखनी ही पड़ती है। साथ में हम काउंसलिंग करा सकते हैं या साइकोथेरेपी करा सकते हैं अपनी, दैट विल बी अ बेटर वर्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दवाई के बारे में ये वाली इन्फॉर्मेशन होना। तो उसके अलावा नींद कम या ज़्यादा आ सकती है दवाइयों से। उसके अलावा घबराहट भी हो सकती है। अब कोई बोलेगा देखो जी कमाल है कि दवाई वो दे रहे हैं, ओसीडी में पहले ही घबराहट होती है, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे रहे हैं जिससे ही घबराहट होती है। तो इसलिए साथ में एक बेंजोडाइजेपिन भी दी जाती है। बेंजोडाइजेपिन क्या होती है भैया? नींद की गोलियाँ।
जय माता दी। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं नींद की गोलियाँ खाओ। अब भैया खानी पड़ेंगी, क्या करें, शुरू में घबराहट होती है तो दवाइयों से घबराहट ठीक हो जाती है। क्या इनसे नशा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। कितने टाइम तक खानी चाहिए? ओहो, खानी चाहिए कम से कम अगर 2-4 हफ्ते खाते हैं तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद इनको कम करके बंद कर सकते हैं। और काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है स्लीपिंग पिल्स पे, जो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा कि इस नींद की गोलियों की कैसे आदत पड़ती है और कैसे बच सकते हैं। तो मैं एज ए साइकेट्रिस्ट आपको खुद बताऊंगा कि नींद की गोलियों से बाहर कैसे निकलते हैं और कब वो प्रॉब्लम बन जाती हैं और वो कब प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब ज़रूरत है तो उनका सही इस्तेमाल करना ही चाहिए, इसमें कोई बुरी बात ही नहीं है। तो जब 4 से 6 हफ्ते तक जब दवाई का असर आने लगेगा तो हम उसको विड्रॉ कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वैसे भी अक्सर ये देखा गया है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जिनको चिंता रहती है नींद की गोलियों की, उनको आदत कभी नहीं पड़ती। जिनको चिंता नहीं होती वो ज़बरदस्ती मांगते हैं, डॉक्टर कहता है अब बंद करते हैं, अब बंद करते हैं, वो बंद करने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो तो अच्छी बात है, सरकार ने लॉ पास कर दिया, आजकल मिलती ही नहीं है नींद की गोलियाँ अनटिल अनलेस वो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो हो गई नींद की गोलियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी साइकोटिक्स की। अब एंटी साइकोटिक्स कई बार हम लिख देते हैं तो वो तो स्किज़ोफ्रेनिया में होती है। तो अचानक पेशेंट गूगल चेक करता है, टक 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 टक, और उसमें निकलता है स्किज़ोफ्रेनिया। रेस्पिरिडॉन दे दी और लेंजापिन दे दी ओसीडी के पेशेंट को और निकला स्किज़ोफ्रेनिया। हे भगवान, मुझे कोई स्किज़ोफ्रेनिया थोड़ी है, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। और वो परेशान हो जाता है पेशेंट बहुत ज़्यादा, और वो फ़ोन करता है, 4 फ़ोन करता है, मतलब आपका स्टाफ फ़ोन नंबर ही नहीं दे रहा है, कोई बात है, अर्जेंट बात करनी है मुझे। हाँ जी क्या हुआ? कि डॉक्टर साहब आपने स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई कैसे दे दी मुझे? अरे भाई, एंटीसाइकोटिक जो लो डोज में होती है, जो काफ़ी कम डोज में होती है, रेस्पिरिडॉन अगर 4 मिलीग्राम की देनी पड़ती है तो मेरे दोस्त ओसीडी में वो 1 ही मिलीग्राम की देनी पड़ती है या 2 मिलीग्राम की देनी पड़ती है। तो उससे काफ़ी एंग्जाइटी में मदद मिलती है काफ़ी लोगों को। उसके अलावा एक और कैटेगरी आती है। तो इसलिए कहने का मतलब है, आप गूगल करो, जो मर्जी करो, अपने डॉक्टर से पूछ लो, रहा तो जाएगा नहीं। क्योंकि मैं ये बोलूँ गूगल मत करो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमन नेचर है, करेगा ही बंदा। तो आप भी गूगल करो, मैं भी गूगल करूँ, जो आपका दिल करता है वो पूछ लो। मैं तो बोलता हूँ आप लिस्ट बना लो, सारे पॉइंट्स लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके मन में कोई रह ना जाए। क्योंकि ओसीडी का पेशेंट पहले ही परेशान होता है, उसे लगता है ओहो ये बात तो पूछनी, अब दोबारा फिर फ़ोन करते हैं। तो बेटर है कि आप सारे डाउट्स इकट्ठे पेपर पर लिख लें, फिर 1 बाय 1 पूछ लें, चाहे दोबारा आके पूछ लें, चाहे फ़ोन करके पूछ लें, जैसा भी फंडा है। बट हाँ, अगर आप किसी और को दिखा रहे हैं तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने आपको देखा हुआ है, वो आपके बारे में बेहतर जानते हैं। तो आप अपने ही डॉक्टर से पूछिए, जो मेरे पेशेंट है वो मेरे से पूछ सकते हैं, उनकी जिम्मेवारी तो पूरी तरह मेरी है। तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, क्योंकि कमेंट्स के बिलो में भी लोग चाहते हैं कि ये मेडिसिन चल रही है अब क्या करें। वो अनएथिकल है, इलीगल है, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी पेशेंट को बिना देखे उसका डायग्नोसिस बनाना और इलाज करना ये तो इम्पॉसिबल है। और मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, किसी को एंटीसाइकोटिक भी चल सकती है, किसी को SSRI जिसको एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं वो भी चल सकती है। तो दवाइयों को देख के ये पता लगा पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि सामने वाला सोच क्या रहा है डायग्नोसिस में। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कमेंट ऑन द मेडिसिन पार्ट। तो हो सकता है इस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए ट्रीटमेंट को लेके, बट मैं किसी का भी आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अनइथिकल है, इलीगल है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ना सामने वाले को बेनिफिट होगा, ना मेरे टाइम की कोई यूटिलाइजेशन हो पाएगी। तो सारे ही पॉइंट जो है काफ़ी ध्यान रखने वाले हैं। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है TCS में जो कॉमन ड्रग यूज होती है वो होती है क्लोमिप्रामिन, जो क्लोनिल के नाम से भी आती है, इंटास फार्मा की, क्लोफ्रानिल के नाम से भी आती है, सन फार्मा की, जो इंडिया की 2 मशहूर कंपनीज हैं। मैं इसलिए कॉमन नेम बता रहा हूँ ताकि लोग रिलेट कर पाएँ, वो समझ पाएँ कि हाँ मैं कौन सी दवाइयों की बात कर रहा हूँ। तो उसकी कई बार वो कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है, SSRI के एलोन भी दी जाती है, बट उनके साइड इफेक्ट्स में नींद आना जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। और जो किडनी वाला लोगों के मन में विचार होता है, किडनी जो है हमारी दवाइयों से ख़राब नहीं होती है। हाँ, एक लिथियम मेडिसिन ज़रूर होती है जो बाइपोलर में कभी देनी पड़ती है, उसकी वजह से ज़रूर किडनी ख़राब हो सकती है, मैं मना नहीं कर सकता। बट ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी ख़राब होने का वो है जिनको माइग्रेन रहता है या टेंशन मैन हेडेक रहती है, और हफ्ते में वो कभी भी डॉक्टर को दिखाते नहीं है, और वो ज़्यादातर जो है खुद ही दवा लेते रहते हैं। और माइग्रेन का हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है, बल्कि कई वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं माइग्रेन के बारे में। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, लगातार जब आप पेन किलर खाते हैं, इसका नाम NSAID कैटेगरीज में आएगा। कौन सी है मैं वो भी बता देता हूँ, वो भी राज खोल देता हूँ। कॉमनली अगर आपको सॉल्ट नहीं भी पता तो नाम पता होंगे, कॉम्बिफ्लैम आपने सुना होगा, सेरिडोन आपने सुना होगा, निमोसलाइड आपने सुना होगा, फिर उसके बाद ब्रूफिन सुना होगा आपने। ये वो दवाइयाँ हैं जिनसे एक्चुअली किडनी खराब होती है, लगातार 2 साल अगर आप खाते हैं तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनका जो इफेक्ट है वो 3 महीने में आएगा, 2-3 महीने में। तो आपको 2-3 महीने का तो वेट करना ही पड़ेगा। अब दूसरा बहुत ही बड़ा सवाल, दवाई जो है कितने समय तक चलने वाली है। अब इसका सबसे आसान आंसर तो है 1 साल। जब आप ठीक हो गए, पहले 3 महीने मत गिनिए, जब आप बिल्कुल ठीक हो गए, आपने कहा अब तो मैं ठीक हो गया, तो ये 1 साल चलेगी। उसके बाद बंद कर देंगे। जितने साल तक आप ठीक रहेंगे दोबारा दवाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप 1 साल के बाद ठीक हुए, ठीक तो आप 2-3 महीने में हो गए, और साल भर दवा चली और दवाई बंद करी और दोबारा दिक्कत आ गई, फिर तो दोस्त कुछ नहीं कर सकते, दोबारा ही दवा देनी पड़ेगी। और वो दवा 2 साल 5 साल भी हो सकती है। और लाइव में भी कल मैंने ये देखा कि कई लोग बोल रहे थे हमारी 8 साल से चल रही है, 5 साल से चल रही है।
कुछ मेरे पेशेंट्स भी हैं ऐसे। तो अगर मैं उनको कैटेगराइज करूँ तो 30% लोग तो ऐसे हैं जो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, 100%, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। और अगर वो दवा भी बंद कर देंगे 1 साल के बाद तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत साल निकल जाएंगे। बट हाँ, ये गारंटी कोई भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता कि ये लक्षण दोबारा नहीं आएंगे। दैट इज इम्पॉसिबल टू से टू एनीबडी। सेकेंड पॉइंट, 40-50% लोग होंगे जिनको ठीक तो हो जाएंगे बट वो 100% ठीक नहीं हो पाएंगे। कोई 90% ठीक होगा, कोई 70% ठीक होगा, कोई 50% ठीक होगा। बट बुक्स में लिखा गया है कि अगर दवाई ने 50% काम कर दिया है तो हिम्मत ना करें एज ए साइकियाट्रिस्ट उसको हटाने की। हो सकता है, और क्योंकि बहुत लंबी बीमारी है ना, तो किसी का भी परेशान होना जायज़ है, किसी और डॉक्टर के पास जाना भी बहुत ही जायज़ है। तो पेशेंट जो है काफ़ी परेशान हो जाएगा तो वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे जाएगा, जिसको डॉक्टर शॉपिंग भी कहते हैं। तो आपने अगर 3-4 डॉक्टर्स को दिखा लिया और घूम फिर के वही दवाइयाँ घूम रही हैं, तो आप 1, 2, 3 करके जो पसंद आता है उसको चूज़ कर लीजिए और उनके साथ फिर लगातार रहिए, क्योंकि आपका एक साइकियाट्रिस्ट के साथ जुड़े रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साइकियाट्रिस्ट का भी साइको एजुकेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको एक्सप्लेन करते हैं इन डिटेल। फिर भी आपका मन करता है होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, भगवान की पूजा, कीर्तन, जो आपका मन करता है वो सब करा लेना चाहिए। जितने अरमान है वो सब निकाल लेने चाहिए जिससे फ़ायदा हो जाए। बल्कि कल मैंने तो बोल रहा था योगा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे याद आया मैंने एक इंटरेस्टिंग वो भी देखा था व्हाट्सएप मैसेज कि बाबा रामदेव दवाइयाँ क्यों बनाते हैं जब सारी चीज़ें योगा से ठीक हो जाती हैं। मुझे लगा हाँ भाई, बात तो इंटरेस्टिंग है कि पतंजलि की इतनी सारी दवाइयाँ हैं, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, सारी चीज़ें तो योगा से ठीक हो जानी चाहिए। तो योगा से नहीं होती, बट फिर भी एक कमेंट ज़रूर आया था जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मैं शाई वे नहीं करना चाहूँगा किसी बात से कि मैं तो कपालभाति और अनुलोम विलोम करता हूँ और मेरा 90% ओसीडी ठीक हो गया। अब किसी का अगर 90% ओसीडी अनुलोम विलोम और कपालभाति से ठीक हो गया तो डेफिनेटली उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं, किसी आयुर्वेदा के पास जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी होम्योपैथी के पास जरूरत है, ना ही बाबा रामदेव का कोई च्यवनप्राश खाने की जरूरत है। वो खुद ही ठीक हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो आपका ठीक होना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ठीक करूँ, आपका साइकियाट्रिस्ट ठीक करे, कोई साइकोलॉजिस्ट ठीक करे, भगवान या किसी की पूजा करके ठीक हो जाए, बस आप ठीक रहें और अपनी वो ज़िंदगी जिएं जो आप जिसके हकदार हैं। क्योंकि कई बार इस बीमारी की वजह से इंसान उस पोटेंशियल को नहीं पा पाता ज़िंदगी में जिसका वो हकदार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके सारे दवाइयों के आंसर कर पाया हूँ। हाँ, लास्ट में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ मरीज़ ऐसे ज़रूर हैं, सच बोलना है तो पूरा सच बोलेंगे, कि कुछ मरीज़ ऐसे ज़रूर हैं कि जिनको ज़िंदगी भर भी दवा खानी पड़ सकती है। कुछ लोग होंगे जो सिंगल मेडिसिन पे सेटल हो जाएंगे, कुछ लोग 2 पे, कुछ लोग 3 पे, कुछ लोग 4 पे भी, बट 4 या 5 वाले रेयर होंगे। ज़्यादातर लोग जो होंगे 1 या 2 दवा से ही सेटल हो जाएंगे। और अगर नींद या घबराहट की गोली देनी भी पड़ती है तो वो कुछ समय के लिए देनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसे बंद कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।